तो महिलाएं सशक्त होने का एहसास महसूस करती है। हम आर्थिक बात करें, मैंने अभी तक सामाजिक न्याय की बात, मैं आर्थिक न्याय की बात करता हूं। अगर आर्थिक न्याय की बात करें तो योजनाएं पहले भी बनी, लेकिन जब मोदी जी आते हैं 2014 में, तो इन योजनाओं के क्रियान्वयन में और परिणाम में विजिबल चेंज नजर आता है। महिलाओं के लिए जनधन खाते, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, लखपति दीदी, मुद्रा लखपति दीदी, मुद्रा योजना में तो 60% से ज्यादा महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त और समृद्ध बन रही है। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप और स्टार्टअप के संचालन में स्वयं निर्णय प्रक्रिया में भागीदार बनकर आर्थिक योजना में सहभागिता दे रही है। अध्यक्ष महोदय, ये सब क्यों संभव हो पाया? ये ऐसे ही नहीं हुआ। ये उस दृढ़ इच्छा शक्ति और पवित्र भावना का परिणाम है जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी मातृशक्ति के लिए रखते हैं। इसलिए कहते हैं कि हमारे पास नीति भी है और मोदी जी जैसे सशक्त नेता भी हैं। अध्यक्ष महोदय, यदि राजनीतिक न्याय की बात है, अभी मैंने सामाजिक न्याय की बात करी, आर्थिक न्याय की बात करी और राजनीतिक न्याय की बात, ये संविधान का जो हमारा प्रियम्बल है उसी में उल्लेखित है। पहला शब्द ही न्याय है। तो हम राजनीतिक न्याय की बात करें तो सर्वप्रथम हमारे संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने महिलाओं को राइट टू वोट का अधिकार दिया। ये राजनीतिक न्याय है, जिसे उन्होंने यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज कहा। महिलाओं को राजनीतिक रूप से सक्रिय भागीदारी की और बड़ा कदम बढ़ाया। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज को लेकर ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस जो 1927 में, ये 100 साल का संघर्ष है सर, 1927 में पुणे में आयोजित हुई थी। 1931 तक सभी को वैक्स मताधिकार की मांग की गई थी, जिसे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी द्वारा भारत के संविधान में साकार रूप दिया गया। राइट टू वोट महिलाओं को। बाबा साहब का कहना था, आई कोट, आई मेजर द प्रोग्रेस बाय द डिग्री ऑफ ए प्रोग्रेस विच वुमेन हैव अचीव्ड। अर्थात मैं किसी समाज की प्रगति को से मापता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, ये एक विषय और उल्लेखनीय है कि जहां भारत में बाबा साहब ने आजादी के तुरंत बाद महिलाओं को समान मताधिकार उपलब्ध कराया, वहां दुनिया में, जो विकसित कही जाने वाली दुनिया में, लंबे समय तक महिलाओं को संघर्ष करना पड़ा। मैं इंग्लैंड का उदाहरण देता हूं, अध्यक्ष जी, यूएस का। यूएस में आजाद हुआ, लेकिन महिलाओं को मताधिकार मिलने में कितने साल लगे? 144 वर्ष। और यूनाइटेड किंगडम, इसमें तो 1918 में महिलाओं को मताधिकार दिया, लेकिन लिमिटेड कर दिया कि जो महिलाएं 30 साल से उम्र के अधिक हो या जिनका पति प्रॉपर्टी से संबंधित क्वालिफिकेशन रखता हो, उसको दिया। और उसके 10 साल बाद 1928 में 21 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को समान अधिकार मिला। राइट टू रिप्रेजेंटेशन का मूल वाक्य हुआ करता था। आज हमारे यशस्वी, तपस्वी, कर्मयोगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसी दिशा में सोच रहे हैं। इसी कारण मातृशक्ति को नीति निर्माण में भागीदार बनाने के लिए महत्वपूर्ण बिल पेश हुए हैं। ये बिल महिलाओं के समान भागीदारी के पॉलिटिकल जस्टिस को पूरा करेगा। सर, न्याय, सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय की बात प्रस्तावना में तो खूब कही गई है, लेकिन लोगों ने उसको लागू करने का प्रयास नहीं किया। अगर लागू करने का प्रयास किया तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने करने का प्रयास किया। अध्यक्ष महोदय, अब मैं आपकी अनुमति से बिल के प्रावधानों के विषय में सदन को थोड़ा अवगत कराना चाहता हूं। जब आजादी के 75 वर्ष के बाद अमृतकाल के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने नए संसद भवन में पहले बिल के रूप में 18 से 21 सितंबर 2023 को विशेष सत्र के माध्यम से नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित करवाकर लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं के 33% प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करके लोकतंत्र को पुष्पित व फलित करने का अभिनव कार्य किया है। आज उसी श्रृंखला में हम ये अमेंडमेंट बिल लेकर के आए हैं। इसी संसद में 17वीं लोकसभा के दौरान 18 से 21 सितंबर 2023 को आयोजित विशेष सत्र ने पारित किए थी द कॉन्स्टिट्यूशन 106 अमेंडमेंट एक्ट, जिसको हम नारी शक्ति वंदन कहते हैं, और जिसको 28 सितंबर को राष्ट्रपति जी ने अनुमोदित किया। इसके माध्यम से संविधान के आर्टिकल 330 ए, 334 ए को इंसर्ट किया गया था तथा आर्टिकल 239 AA में अमेंडमेंट किया गया था, ताकि लोकसभा व राज्य विधानसभाओं तथा एनसीटी दिल्ली की असेंबली में भी लगभग 1/3 सीटें नारी शक्ति के लिए आरक्षित की जा सके। इस संबंध में सदन में चर्चा के दौरान विपक्ष में अन्य दल के नेताओं ने अनुरोध किया था कि इस वुमेन रिजर्वेशन बिल का क्रियान्वयन जल्दी से जल्दी किया जाए। हालांकि जो प्रोविजन 2023 के संविधान संशोधन किए गए थे, उसके अनुसार ये महिला आरक्षण तभी ऑपरेटिव होना प्रस्तावित था जब इस एक्ट के लागू होने के बाद पहली रिलेवेंट सेंसस 2026 की जनगणना के आधार पर डिलिमिटेशन एक्सरसाइज को पूरा किया जाए।
दूसरे शब्दों में कहा जाए तो महिलाओं के लिए आरक्षण तब तक लागू नहीं किया जा सकता था जब तक 2026 के बाद प्रकाशित होने वाली सेंसस फिगर के आधार पर डीलिमिटेशन एक्सरसाइज नहीं की जाती। अगली सेंसस और उसके बाद की डीलिमिटेशन प्रक्रिया में भी पर्याप्त समय लगेगा, जिससे वुमन की इफेक्टिव पार्टिसिपेशन में डिले होगा। इसलिए अध्यक्ष जी, आज जो हम ये अमेंडमेंट लेकर के आ रहे हैं, उनका मूल उद्देश्य लोकसभा राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटें जो आरक्षित करने संबंधी प्रावधानों को लागू करने के उद्देश्य से है। इसके लिए संविधान के आर्टिकल 55, आर्टिकल 81, 82, 172, 330, 332 और 333A में संशोधन का प्रस्ताव है, जो बिल में साफ साफ उल्लेखित है। द कॉन्स्टिट्यूशन 106 अमेंडमेंट एक्ट 2023 लोकसभा तथा विधानसभा महिलाओं के लिए लगभग 1 तक सीटों का रिजर्वेशन, जिसमें SC/ST भी शामिल है, प्रदान किया गया है। ये उल्लेखनीय है कि सरकार का उद्देश्य महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों का वर्तमान में उपलब्ध सीटों के अतिरिक्त इन एडिशन टू और ओवर एंड अबव रखना है, न कि वर्तमान अलोकेशन ऑफ सीट को प्रभावित करना। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि महिला सीटों हेतु किया जा रहा आरक्षण हॉरिजेंटल यानी कुछ सीटों में से 33% होने के साथ साथ वर्टिकल भी है, अर्थात SC और ST के लिए रिजर्व सीटों में भी 33% सीटें महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करेगा। पूरे देश में एक समान और न्याय संगत तरीके से महिलाओं के लिए 1/3 सीटों के रिजर्वेशन को प्रभावी बनाने के लिए यह आवश्यक होगा कि लोकसभा में वर्तमान सीटों के अतिरिक्त कुल सीटों की संख्या में समान रूप से 50% की वृद्धि की जाए। लोकसभा की वर्तमान सीटों में 50% की वृद्धि की जाती है तो सदन की नई स्ट्रेंथ 815 सदस्यों की होगी। इसमें से 272 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होगी, जो कुल 815 सीटों का 1/3 है। तो ये सिंपल सा एक फॉर्मूला है और इसमें सबको कोई नुकसान नहीं हो रहा है, किसी भी पुरुष वर्ग को भी नुकसान नहीं हो रहा और किसी राज्य को कोई नुकसान नहीं हो रहा। जो ताकत इस राज्य की है उतनी ही ताकत आने वाले समय में रहेगी। वर्ष 2011 की सेंसस के जनसंख्या के आंकड़ों के संबंध में यही उपलब्ध नवीनतम सेंसस फिगर है और वर्ष 25 में अधिसूचित वर्तमान जनगणना प्रक्रिया के परिणाम किसी भी स्थिति में 2027 के उत्तरार्ध या 28 के प्रारंभ से पहले उपलब्ध नहीं होंगे। 2011 की जनगणना का उपयोग रीएडजस्टमेंट, डिवीजन ऑफ टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी तथा SC/ST के लिए सीटों के अलोकेशन के लिए किया जाएगा। ये हमने हमारा जो उद्देश्य है बिल का उसमें भी लिखा है। आज इस ऐतिहासिक अवसर पर मैं देश के पूर्व राष्ट्रपति मिसाइल मैन, करोड़ों युवाओं के प्रेरणा स्रोत भारत रत्न डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब को भी याद करना चाहूंगा। जब 3 अक्टूबर 2005 को कलकत्ता, मद्रास, मुंबई विश्वविद्यालय के कंबाइंड इनॉग्रल एड्रेस के दौरान जब मुंबई यूनिवर्सिटी के एक छात्रा ने APJ अब्दुल कलाम साहब को पूछा, इंडियन पॉलिटिक्स में महिलाओं की भागीदारी को लेकर के एक सवाल किया। अध्यक्ष जी, आपकी अनुमति हो तो वो सवाल मैं पढ़ जाता हूं। एक महिला ने, लड़की ने पूछा, व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ वुमन इन इंडियन पॉलिटिक्स व्हेन ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज आर अपोजिंग द वुमेन्स बिल? ये सवाल पूछा। APJ अब्दुल कलाम साहब ने क्या जवाब दिया? डेफिनेटली द रिजर्वेशन ऑफ 33% short will come. It is only a matter of time. Success generally does not come without encountering problem. This is what women have to do collectively for getting the bill passed. ये समय आ गया है। APJ अब्दुल कलाम साहब ने उस समय कहा समय आएगा तो आ गया, और ये समय आ गया है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये सदन इसको पास कर रहे हैं। इसी श्रृंखला में वो ये भी कहते हैं, सर, if women get into the assembly, they would bring some order. We can also hope to see development politics instead of political politics if more women enter the seat. ये APJ अब्दुल कलाम साहब का भी सपना था जो आज नरेंद्र मोदी जी पूरा कर रहे हैं। विधायिका में नारी शक्ति का बढ़ता प्रतिनिधित्व हमें डेवलपमेंट में और निर्णय प्रक्रिया में भागीदार महिलाओं को बनाएंगे तो हमें इसका देश को लाभ होगा। आज विनम्रता के साथ ये कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कलाम साहब के इस विजन को ही चरित्रार्थ करने का ऐतिहासिक कार्य संपन्न किया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं इस अवसर पर भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का भी स्मरण करना चाहूंगा, जिन्होंने लगभग 100 वर्ष पूर्व अहमदाबाद नगर पालिका के अध्यक्ष रहते हुए महिला आरक्षण की बात कही थी। सरदार पटेल साहब को भी मैं नमन करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, महिलाओं को लोकसभा तथा राज्य विधानसभा में आरक्षण देने संबंधी विषय बहुत लंबे समय से पेंडिंग था। 1975 में भारत में महिलाओं की स्थिति पर बनी एक समिति ने महिलाओं के घटते राजनीतिक प्रतिनिधित्व पर कमेंट किया था। 1988-2000 के नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान में भी सभी चुने हुए निकाय में महिलाओं के लिए 30% आरक्षण की सिफारिश की थी। 13वां संशोधन भी आया, लेकिन लोकसभा और विधानसभा में ये महिलाओं का रिजर्वेशन का काम आगे नहीं बढ़ा।
अध्यक्ष महोदय, यहां तक महिला आरक्षण का बिल का सवाल है, सर्वप्रथम ये बिल 12 सितंबर 1996 को श्री एच.डी. देवेगौड़ा साहब की सरकार के समय संविधान का 81वां संविधान संशोधन लोकसभा में पेश किया गया। बहस के बाद इसे गीता मुखर्जी की अध्यक्षता वाली संयुक्त संसदीय समिति को सौंप दिया गया। गीता मुखर्जी कमेटी ने 9 दिसंबर 1996 को अपनी रिपोर्ट सौंपी, परंतु 1996 में 11वीं लोकसभा के खत्म होने के साथ ही ये बिल खत्म हो गया। इस दिशा में अगला प्रयास आदरणीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में 14 दिसंबर 1998 को संविधान के 84वें संविधान संशोधन विधेयक 1998 में पेश किया गया, परंतु 12वीं लोकसभा के खत्म होते ये प्रयास भी समाप्त हो गया। अटल बिहारी वाजपेयी जी की अगली सरकार 13वीं लोकसभा में 23 दिसंबर 1999 को संविधान का 85वां संशोधन विधेयक 99 में पेश किया गया, परंतु राजनीतिक पार्टियों के बीच सहमति न बनने के कारण आगे नहीं बढ़ सका। इसी श्रृंखला में अगला महत्वपूर्ण प्रयास डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार द्वारा संविधान में 108वां संशोधन विधेयक 2008 6 मई 2008 को राज्यसभा में प्रस्तुत किया गया। 2 साल बाद 9 मार्च 2010 को राज्यसभा में तीखी बहस और भारी हंगामे के बीच ये बिल पास हो गया, किंतु लोकसभा में ये बिल पास नहीं हो सका। अध्यक्ष महोदय, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो महिला अधिकारों और महिला कल्याण के प्रति सदैव संवेदनशील है, उनके मार्गदर्शन में लगभग सर्वसम्मति बनाते हुए नई संसद के पहले बिल के रूप में 19 सितंबर 2023 को नारी शक्ति वंदन अधिनियम संविधान का 128वां संशोधन विधेयक 2023 लोकसभा में प्रस्तुत किया, तो लोकसभा में भारी बहुमत से पास हुआ, जिसके पक्ष में 454 वोट पड़े, मात्र 2 वोट विपक्ष में पड़े, जिसे बाद में संविधान का 106वां संशोधन कहा गया। 2023 के तौर पर ये लागू हुआ, ये 2023 के लागू किया गया। अगले ही दिन 20 सितंबर 2023 को राज्यसभा में 2014 वोटों के साथ बिना किसी विरोध के ये बिल पास हो किया गया। 28 दिसंबर को भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा इसे मंजूरी प्रदान की गई। महोदय, 4 दशकों के लंबे अंतराल के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में महिलाओं के लिए लोकसभा राज्य विधानसभाओं में 1/3 सीटों के आरक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित हो पाई। आज हम इस संविधान 131 में संविधान संशोधन विधेयक 2026 के माध्यम से इसे इस महान सदन के समक्ष साकार रूप देने जा रहे हैं। इससे पूरे विश्व में भारत और भारतीयता का शाश्वत संदेश का प्रचार करने वाले यहाँ स्वामी विवेकानंद जी का कोट भी मैं आपको कहना चाहता हूँ। स्वामी विवेकानंद जी ने एक मात्र शक्ति के उत्थान का संदेश देते हुए कहा, देयर इज नो चांस, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, मैं कोट करना चाहता हूँ, देयर इज नो चांस फॉर द वेलफेयर ऑफ ए वर्ल्ड अनलेस द कंडीशन ऑफ वुमेन इज इंप्रूव्ड। इट इज नॉट पॉसिबल फॉर ए बर्ड टू फ्लाई ओनली वन विंग। तो हम 2 पंखों से उड़ना चाहते हैं साहब, ये नरेंद्र मोदी जी का सपना है। मुझे विश्वास है कि ऐतिहासिक संविधान संशोधन के लागू होने से भारत, जिसे कभी वैभव भारत के नाम से भारत को जाना जाता था, हमारे विधायिका में भागीदारिता बढ़ेगी और भारत विकसित भारत बनेगा। तमिल भाषा के महाकवि सुब्रमण्यम भारती ने भी स्वतंत्र, शिक्षित, आत्मनिर्भर और शक्तिशाली नारी की कल्पना करते हुए अपनी कविताओं के माध्यम से बताया कि महिलाएं केवल घर तक सीमित नहीं है, वे निर्णय लेने, कानून बनाने, वे शासन करने में सक्षम, वे निडर, जागरूक और प्रगतिशील है, जो समाज को आगे बढ़ाती है। अध्यक्ष महोदय, मैं बड़े ही विनम्र भाव के साथ और गर्व के साथ ये कहना चाहूंगा कि वैदिक काल से हमारी आधुनिक काल तक जब जब मातृशक्ति को नेतृत्व करने का अवसर मिला है, तब तब उन्होंने अपनी प्रतिभा, योग्यता और क्षमता से अपने आप को सिद्ध किया है। वैदिक काल में यदि हम देखें तो गार्गी, मैत्रेय, घोषा, अपाला, लोकपुत्रा जैसी अनेक विदुषी महिलाओं का जिक्र मिलता है। कालांतर में हमें ऐसी अनेक महिलाओं का भी जिक्र मिलता है जिन्होंने शासक के रूप में अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। रानी नागनिका, कश्मीर की रानी दिद्या और रानी रुद्रमा देवी, रानी दुर्गावती और रानी लक्ष्मीबाई और रानी अहिल्याबाई होलकर जैसी अनेक ऐसी रानियों का उल्लेख मिलता है। सामाजिक सुधार की दृष्टि से देखें तो सावित्रीबाई फूले, रमाबाई जैसी महिलाओं का उल्लेख मिलता है, जिन्होंने महिला शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। औपनिवेशिक काल में आजादी के संघर्ष में भी महिला नेतृत्व ने बढ़ चढ़कर भूमिका निभाई। हम सरोजिनी नायडू की बात कर सकते हैं, कस्तूरबा गांधी, अरुणा शफली, उषा मेहता, भीखाजी कामा, मातंगनी हाजरा, रानी गैडिन्यू जैसी अनेक महिलाओं का नाम गर्व के साथ ले सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, संविधान सभा में भी 15 विद्वान महिलाओं का योगदान संविधान निर्माण में रहा था। मैं उनको भी आज सदन के माध्यम से सत नमन करना चाहता हूँ। उन सभी महिलाओं का नाम लेना चाहूंगा, अम्मू स्वामीनाथन, दक्षिणायनी वेलायुधन, बेगम एजाज रसूल, दुर्गाबाई देशमुख, हंसा मेहता, कमला चौधरी, लीला रॉय, मालती चौधरी, पूर्णिमा बनर्जी,
राजकुमारी अमृत कौर, रेणुका रे, सरोजनी नायडू, सुचिता कृपलानी और विजय लक्ष्मी पंडित। अध्यक्ष जी, ये अमृतकाल की बेला है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखा है। 2047 में जब भारत की आजादी के 100 वर्ष पूरे होने पर विकसित भारत का उत्सव मनाया जाएगा, तब उसमें महिलाओं की भूमिका अग्रणी रहने वाली है। इसलिए मैं आज इस सदन के समक्ष सभी माननीय सदस्यों से ये निवेदन करता हूं कि इस बिल को सर्वसम्मति से पास कर हमारी मातृशक्ति को उनका अधिकार दिलाने के लिए अपना योगदान दें। अध्यक्ष महोदय, भारत के संविधान की प्रस्तावना में जो पहला शब्द वी द पीपल ऑफ इंडिया, अर्थात हम भारत के लोग को कोट करते हुए उनको कहना चाहता हूं आपको, हम भारत के लोग, क्योंकि भारत के लोगों ने हमें यहां चुन करके भेजा है। हम भारत के लोग, बन रहा है ऐसा सुखद संयोग, बनेगा विकसित राष्ट्र, बढ़ेगा सब में परस्पर सहयोग, हर आंगन से संसद तक होगी नारी की भागीदारी, हर निर्णय में उसकी भी होगी पूरी जिम्मेदारी, ऐसा होगा सुफल सहयोग, हम भारत के लोग, ऐसा बन रहा सुखद सहयोग। आइए हम सब मिलकर दलों से ऊपर उठकर मातृशक्ति को सम्मान देने वाली नारी शक्ति को उसका अधिकार देने वाले इन बिलों का सर्वसम्मति से समर्थन करें और नारी शक्ति को समृद्ध बनाएं। लास्ट में अध्यक्ष जी, अंत में मैं अपनी कुछ पंक्तियां, मेरी भी कुछ पंक्तियां रहती है, मेरी अपनी कुछ पंक्तियों के माध्यम से नारी शक्ति के प्रति, हाँ मैं लेखक भी हूं सर। मैंने किताब तो मेरी पत्नी पे लिखी है ना, एक सफर हम सफर के साथ। लेखक मैं हूं, सब्जेक्ट मेरी पत्नी है, तो मैं कवि भी हूं। तो नारी शक्ति के प्रति अपनी भावना व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा। लेकिन भावना क्या है, ये बहुत शानदार है सर। हमारी आन है नारी और हमारी शान है नारी, विकसित हो रहे भारत की ये पहचान है नारी। अमृतकाल का उत्सव है, शक्ति समान का उत्सव है, पूरा विश्व देखेगा आज नारी उत्थान का उत्सव। निर्णय की प्रक्रिया में बनेगी अब ये सहभागी, बहुत लंबी तपस्या से अब ये आशा जागी। इन्हें आकाश सुने दो, इन्हें आकाश सुने दो, ना इनकी राहों को रोको, बुलाओ इनको संसद में। मैं उठे फुलवारी, आज हमारी आन है नारी, हमारी शान है नारी, विकसित हो रहे भारत की पहचान है नारी। अध्यक्ष जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बोलने का अवसर दिया, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आप टोकोगे तो एक कविता और सुननी पड़ेगी। आपको एक दो कविता सुननी पड़ेगी, दो बार बोलोगे तो। गौरव गोगोई जी, गौरव गोगोई जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। आज इस विशेष सत्र में मैं अपनी पार्टी की तरफ से जो संविधान का 131वीं संशोधन है उसके विरोध में अपने पार्टी की तरफ से अपनी बात रख रहा हूं। सर, अभी हमने कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल जी की बात सुनी और कहीं उनकी बातों से लग रहा था कि शायद पहली बार सदन के अंदर महिला आरक्षण पे चर्चा हो रही है। आज ही हर्ष का दिन है, आज ही उल्लास का दिन है, आज ही पारित हो रहा है, पहली बार हो रहा है, ऐतिहासिक हो रहा है, ऐसा उन्होंने एक ढांचा बनाने की कोशिश की। लेकिन आज से 3 साल पहले तब आदरणीय गृह मंत्री जी, उस समय भी ऐसी ही बातें उन्होंने की। और अगर आप दोनों के वक्तव्य को सुनेंगे तो मुझे लगता है कि 90% आदरणीय गृह मंत्री जी ने उस समय जो कहा वही आज कानून मंत्री जी ने पढ़ के हमको दोबारा सुनाया। उस समय भी आदरणीय गृह मंत्री जी ने हम सबको श्री गणेश करने के लिए आह्वान जलाया था कि आइए, इससे 2023 से पहले 5 बार महिला आरक्षण पर विभिन्न प्रकार के कानून लाए गए हैं। इस बार तो प्रधानमंत्री मोदी जी उन्होंने एक सशक्त कदम लिया है, इस बार हो जाएगा। उस समय भी ऐसी बातें थी और उस समय भी हमने यही बात की थी जो हम आज आपके सामने कर रहे हैं कि हमारी पार्टी कांग्रेस पार्टी महिला आरक्षण के पक्ष में है, पर कृपया महिला आरक्षण को आप सरल करिए ताकि महिला आरक्षण जिस समय कानून पारित हो उसी समय लागू हो जाए और 500 जो हमारे 543 है लोकसभा की जो वर्तमान जो हमारी ताकत है उस पर लागू हो जाए, उसको परिसीमन के साथ मत जोड़े। उस समय भी ये बात कही, आज भी हम ये बात कह रहे हैं।
उस समय भी हमने यह बात कही थी। लोकसभा में आदरणीय हमारी कांग्रेस दल की नेत्री श्रीमती सोनिया गांधी जी ने यही बात कही थी कि हम महिला आरक्षण के पक्ष में हैं, पर इसको आप परिसीमन के साथ मत जोड़िए। और अगर आप महिला आरक्षण आप वर्तमान उस समय में 2024 के इलेक्शन में ही लागू करिए, उस समय भी हमने ये गुहार की थी। उस समय हमको आदरणीय गृह मंत्री जी ने कहा कि नहीं, डिलिमिटेशन कमीशन करना पड़ेगा। और मैं आदरणीय गृह मंत्री जी को मैं उनका जो स्पीच है उनके उसके ही मैं भाषण में एक लाइन उन्होंने कही थी जो मैं आपको इस सदन के इस चर्चा में लाना चाहता हूं। उन्होंने खुद कहा कि जैसे ही लोकसभा चुनाव पारित हो जाएगा, मतलब 2024, उन्होंने खुद कहा कि जैसे ही लोकसभा चुनाव पारित हो जाएगा तुरंत जनगणना होगी, तुरंत परिसीमन होगा, तुरंत महिला आरक्षण लागू होगा। अब 3 साल में ऐसी क्या बात बिगड़ गई? 3 साल में ऐसा क्या बदलाव आया कि लोकसभा चुनाव के बाद बस 2 साल ही हुए हैं और अगर आप इस विधेयक के स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड रीजंस पढ़े तो खुद आज सरकार यह कह रही है कि जो अगला जनगणना होगा, जो अगला परिसीमन होगा, उसमें काफी समय होगा, काफी समय लगेगा और काफी उसमें डिले होगा। ये दोनों बात अलग है। स्वयं 3 साल पहले गृह मंत्री अमित शाह जी ने सदन में परिसीमन और जनगणना को महिला आरक्षण के साथ जोड़ते हुए हम सबको आश्वासन दिया कि जैसे ही अगली सरकार आएगी तुरंत जनगणना होगी, तुरंत परिसीमन होगा। और आज भी ये कह रहे हैं कि परिसीमन जनगणना का काम शुरू हो गया। अभी कुछ समय पहले आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा कि घरों की संख्या शुरुआत हो गई, घरों की संख्या कितनी है शुरुआत हो गई और फिर व्यक्तिगत जनगणना उसकी शुरुआत होगी। तो क्यों आप अपने ही बिल में कह रहे हैं कि अगला जनगणना, अगला डिलिमिटेशन एक्सरसाइज में काफी समय लगेगा? तो इसका हम क्या समझे? इसका हम ये समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं आप वास्तविक रूप से महिला आरक्षण के पक्ष में नहीं हो। आप बार बार महिला आरक्षण में विभिन्न प्रकार के अटकलें ला रहे हो ताकि महिला आरक्षण को और पीछे किया जाए और बाद में हो। जो बात आसानी से हो सकती है, जो बात सरलता से हो सकती है, उसमें आप बार बार पेचीदा अटकलें लाके उसमें आप विलंब ला रहे हो। तभी आप 2023 में अगर आप हमारी बात सुनते तो 2024 में महिला आरक्षण आ जाता। और आज भी हम कह रहे हैं कि इस महिला आरक्षण को आप परिसीमन के साथ मत जोड़ो, महिला आरक्षण लाओ। वर्तमान में जो हमारी ताकत है 543, उसी पे आप लागू करो, हम पूरा आपका समर्थन करेंगे। 2029 में लाना चाहते हो कृपया लाइए, पर जो बात आपकी, जो हर बात में आप जो राजनीति करते हो, सिंबलिज्म की पॉलिटिक्स जो करते हो, ये साफ साफ इस आपके इस बिल में, तीनों बिल में दिख रहा है कि ये आपका महिला आरक्षण लाने का बिल नहीं है, ये देश को बैकडोर के द्वारा परिसीमन करने का ये बिल है। ये आपकी मंशा है, महिला आरक्षण बिल नहीं है ये। परिसीमन की आपकी ये मंशा है, उस पे आप महिला आरक्षण का आपने लेबल लगा दिया है, ढांचा लगा दिया। कितनी दुख की बात है, कितनी शर्म की बात है कि अब महिला आरक्षण को ही आप ये ढांचा मिला, महिला आरक्षण ही आपका सुरक्षा कवच बना आपकी राजनीतिक मंशा को छुपाने के लिए, और कोई आपको विधेयक नहीं मिला, मतलब आपकी ही मंशा नहीं है। और दूसरी बात यह है कि विलंब क्यों? पहली बात तो शंका इस बात पे उठती है कि आप महिला आरक्षण के पक्ष में नहीं हो, नहीं तो आप तुरंत लेके आ जाते। और दूसरा जो शंका मन में पैदा होता है कि आप जाति जनगणना के पक्ष में नहीं हो, क्योंकि 2023 और 2026 के बीच में एक ही अंतर आया है। 2023 में भी आपकी सरकार, 26 में भी लोगों ने आपकी सरकार लेके आए। 2023 में आपने कहा कि जनगणना होगी, परिसीमन होगा, फिर महिला आरक्षण होगी,
और आज आप कह रहे हैं कि नहीं, जनगणना से पहले हमको महिला आरक्षण लाने की कोशिश करना चाहिए। क्या फर्क आया? फर्क बस इतना ही आया कि पूरे इंडिया अलायंस और विभिन्न विरोधी दल के दबाव में आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हमने आपके सरकार को विमर्श किया कि आपको जनगणना के साथ जाति जनगणना करनी पड़ेगी, जिसका उल्लेख आपने एक प्रेस रिलीज के द्वारा आपने फरवरी के महीने में किया, दबाव में आके किया, इसके पक्ष में आप नहीं थे। इससे प्रेस रिलीज से पहले कई बार सदन के अंदर सदन के बाहर क्या क्या हम पर आलोचना नहीं हुई, कभी अर्बन नक्सल, कभी देशद्रोही, क्या क्या नहीं कहा, देश का बंटवारा चाहते हैं, क्या क्या आरोप नहीं लगाया। लेकिन जब आपने खुद देखा कि देश के लोग, अति पिछले वर्ग के लोग, अल्पसंख्यक जब वो चाहते हैं, जनजाति लोग, अनुसूचित जाति लोग जब वो चाहते हैं कि जाति जनगणना हो, तो आपने विमर्श होकर आपने जाति जनगणना लेके आए। आप वो जाति जनगणना को नहीं करना चाहते, आप नहीं लागू करना चाहते। अभी भी समय है, 2026 है, आप कह रहे हो कि काम आपका शुरू हो गया है, तो आपको क्यों लगता है, आपने क्यों यहां पे लिखा है कि कंसिडरेबल टाइम लगेगा और पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन जो है हमारी पॉलिटिक्स में वो डिले हो जाएगी? मतलब आप जाति जनगणना के पक्ष में नहीं हो। साफ साफ आपका उद्देश्य, आपकी राजनीति यहां पे है। मैं पढ़ देना चाहता हूं। The next census and consequential delimitation exercise thereafter will take considerable time and thus delay the effective and dedicated participation of women in our democratic polity. Hence, the objective of the proposed bill is to operationalize one-third reservation for women through a delimitation exercise to be undertaken on the basis of the population figures of the latest published census. ये क्या तरीका है कि महिला आरक्षण को लागू करने के लिए आप एक डिलिमिटेशन को बुलडोज कर रहे हो, डिलिमिटेशन। आप जो ये बिल में आप जो ये संख्या लाए हो क्लॉज 3 में कि आर्टिकल 81 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में संशोधन आना चाहिए कि 815 मेंबर्स आने चाहिए, कहां से आया ये संख्या? किसने निर्धारित किया? सरकार। और इसीलिए तो हम इस बिल का विरोध कर रहे हैं कि आज सरकार अपने आप, जो संविधान में लिखा हुआ है कि जो अगला सेंसस होगा 2026, उसके बाद डिलिमिटेशन होगा, आज सरकार ने वो संविधान का पूरा आर्टिकल 81 को खत्म करके खुद अपने आप को ताकत दे रहा है कि नहीं, सेंसस के लिए नहीं हमको रुकना, और अपने आप हमने चुन लिया कि 815 करना है। ये संख्या कहां से आया? नागपुर से आया? किसी शाखा से आया? कहां से आया? कोई सरकारी दस्तावेज, कोई पार्लियामेंट्री पेपर, कोई पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट? कहां से आया 815 नंबर? क्या आसमान से टपक गया? कहां से आया? यही तो हम जानना चाहिए। इसलिए तो हम कह रहे हैं कि सरकार के पास इस विधेयक को इंट्रोड्यूस करने की लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस है ही नहीं। क्यों सरकार अपने आप कैसे तय कर ले कि पार्लियामेंट की सदन की संख्या कितनी बढ़नी चाहिए? अपने आप, बिना सेंसस की। तो बार बार यह हमको पता चलता है कि आप डिलिमिटेशन को एक राजनीतिक अस्त्र के रूप से, आप इसको एक हथियार के रूप से आप इसको व्यवहार करना चाहते हैं। जो मंशा नहीं थी, जो हमारे संविधान के निर्माता थे, डिलिमिटेशन किसी राजनीतिक दल के राजनीतिक हथियार के रूप में निर्माण करना उनका मंशा नहीं था। डिलिमिटेशन की मंशा क्या थी कि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी, प्रशासन के लिए, सुशासन के लिए हम अपने डिलिमिटेशन अपने विधानसभाओं का, लोकसभा क्षेत्रों का ऐसा करें ताकि लोगों को प्रशासनिक सुविधा मिले, ताकि सुशासन सुचारू रूप से हो। इस उद्देश्य से डिलिमिटेशन हुआ था। लेकिन हमने देखा है कि इस सरकार के द्वारा किस प्रकार से डिलिमिटेशन को, किस प्रकार से एक निजी और काफी निम्न स्तर की राजनीतिक अस्त्र इसको बनाया गया। मैं 2 प्रदेशों का उदाहरण देना चाहता हूं कि कैसे आप डिलिमिटेशन का व्यवहार किया जा रहा है। एक जम्मू कश्मीर, दूसरा असम। दोनों प्रदेशों में डिलिमिटेशन, दोनों प्रदेशों में। और एक में क्या हुआ, जम्मू कश्मीर के जब आपने परिसीमन की तो वहां पे आपने डिलिमिटेशन कमीशन बैठाई और वहां पर आपने सेंसस, कौन से सेंसस का आपने इस्तेमाल किया? 2011 का। और दूसरे तरफ आपने असम में परिसीमन की, वहां पर परिसीमन की दायित्व खुद केंद्र चुनाव आयोग ने ले ली और वहां पर परिसीमन के सेंसस के आधार पर हुआ 2001 पर। आप तो समझ सकते हो कि भारत
में 21वीं सदी में 2022 से 2023 में लगभग वो 1.5 वर्ष के कार्यकाल में भारत के 2 प्रदेशों में परिसीमन हो रहा है। एक 2011 के सेंसस के आधार पर, एक 2001 के आधार पर, एक जगह डिलिमिटेशन कमीशन, एक जगह चुनाव आयोग। तो साफ साफ पता चलता है कि ये डिलिमिटेशन किसी प्रकार से नागरिकों को, आम नागरिकों को सुविधा देने के लिए नहीं, डिलिमिटेशन बस आप अपने राजनीतिक सत्ता को और मजबूत करने के लिए, अपने राजनीतिक जड़ों को मजबूत करने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। डिलिमिटेशन का तात्पर्य क्या था कि हर जो क्षेत्र हो, चाहे लोकसभा क्षेत्र हो, चाहे विधानसभा क्षेत्र हो, उसकी जनसंख्या लगभग समान होनी चाहिए। मैं बताऊं असम में क्या हुआ। असम में एक लोकसभा है 14 लाख लोगों का और एक लोकसभा है 26 लाख लोगों का। 26 लाख लोगों का। ये किसकी सुविधा देख रहे हो? किसकी सुविधा देख रहे हो? आम नागरिकों की तो नहीं हो सकती, क्योंकि वो 26 लाख का लोकसभा क्षेत्र इतना बड़ा है, वो किसी प्रकार से, किसी ना प्रशासनिक रूप से ना सुशासन के रूप से वो किसी का फायदेमंद हो सकता है। ऐसा डिलिमिटेशन हुआ है सर कि एक विधानसभा में कहीं 4 जिला परिषद और कहीं 2 जिला परिषद। ऐसा डिलिमिटेशन हुआ है कि एक पंचायत में 10 वार्ड, 2 वार्ड एक विधानसभा में, 3 वार्ड दूसरे विधानसभा में, 3 वार्ड चौथे विधानसभा में। यह है परिसीमन। और अफसोस की बात, इसको हम चैलेंज नहीं कर सकते। और यही जो आज एक प्रकार अमेरिका में कहते हैं जेरीमैंडरिंग, पूरा कंप्लीट पॉलिटिकल एक्सप्लोइटेशन, कि कोई एक ज्योग्राफिकल कंटिन्यूटी होती है सर। लिमिटेशन में एक और चीज होती है कि ज्योग्राफिकल, बिसाइड एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी, ज्योग्राफिकल इक्विटी होनी चाहिए। लेकिन आज आपने ऐसे क्षेत्र बनाए हैं कि एक नदी के इस पार और एक गांव पहाड़ के उस पार। किस लिए? कि किस प्रकार की ज्योग्राफिकल कंटिन्यूटी है? मैप देखिए सर। और यही चीज जो उन्होंने असम में किया, जो उन्होंने जम्मू कश्मीर में किया, और महिला आरक्षण के द्वारा पूरे देश में चाहते हैं। कितनी शर्मनाक बात है, कितनी शर्मनाक बात है, दुख की बात कि आप इस प्रकार का महिलाओं का आप राजनीतिक दुरुपयोग कर रहे हो महिला आरक्षण के नाम पर। आप भारतीय संस्कृति की बात करते हो, भारत के देवी देवताओं की बात करते हो, भारत के उपनिषद और पुराणों की बात करते हो, और यह है आपका मंशा, डिलिमिटेशन। हमने ये खुद देखा है सर कि आज कहीं ना कहीं ये एक शंका है कि एक, आप महिला आरक्षण के पक्ष में नहीं हो। शंका दूसरा कि आप जाति जनगणना के पक्ष में नहीं हो। शंका तीसरा कि आप डिलिमिटेशन नागरिकों के हित में नहीं, डिलिमिटेशन खुद के हित में करते हो। यह भी तीसरा शंका है। और चौथी शंका यह है कि आप संविधान को आप धीरे धीरे आप कमजोर कर रहे हो। संविधान के आर्टिकल 81 में खुद लिखा है कि जो सेंसस, अगला जो सेंसस होगा, उसके आधार पर 2024 का उल्लेख वहां पर है संविधान पर। संविधान में उल्लेखित है आर्टिकल 81 में कि 2026 में जो सेंसस होगा, उस जो सेंसस जब पब्लिश होगा तो उसके आधार पर हम आगे बढ़ेंगे, डिलिमिटेशन होगा। अब आज आप इस महिला आरक्षण के बिल के द्वारा आप संविधान को भी कमजोर कर रहे हो। जो 2026 की जो बात आर्टिकल 81 में है, आप उसको भी आप कमजोर करके कह रहे हो कि जब सदन कोई कानून लाएगा तब उस कानून में जिस सेंसस की बात होगी, उस सेंसस के आधार पर हम परिसीमन करेंगे। मतलब जो बात संविधान में लिखी है, जिस बात को चाहे किसी दल की सरकार आए, उस बात को अमल करना है। आपने उस संवैधानिक सुरक्षा को कमजोर कर कर आपने एक ऐसा कानून लाना चाहते हो कि सदन में जिसकी ताकत, सदन में जिसकी बल, वो निर्धारित करेगा कि किस सेंसस के आधार पर परिसीमन हो। तो किस प्रकार से संविधान के पक्ष में हो? ये बिल महिला विरोधी है, ये बिल जाति जनगणना विरोधी है, ये बिल संविधान विरोधी है, ये बिल हमारे पूरे प्रदेश का, देश का जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसके विरोध, फेडरल स्ट्रक्चर के विरोध। सर हमारे अध्यक्ष हमारे प्रदेश, हमारे देश में जब राज्यों का जन्म हुआ तो उसमें जनसंख्या देखी गई, भाषा देखा गया। भाषाओं के आधार पर एक लिंग्विस्टिक रिऑर्गेनाइजेशन हमारे प्रदेशों को हुआ था।
कहीं कहीं जो हमारी एथनिसिटी है, नॉर्थ ईस्ट के जो ट्राइब्स हैं, उनको पता है कि वो एक बड़े ग्रेटर असम के पार्ट में हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको अपना परिचय बचाना था, अपने भाषा का परिचय, अपने एथनिसिटी का परिचय, अपनी परंपरा का परिचय, और इसीलिए वो ग्रेटर असम से ग्रेटर नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर से वो निकलकर उन्होंने अपने सेपरेट स्टेट की मांग की, जिसके कारण स्वाभाविक रूप से जनसंख्या कम हुई। आज वो जो मांग उन्होंने की, अपने परिचय की, अपने स्वाधीनता की, अपने भाषा की, जाति की, अपनी परंपरा की, आज उसके लिए उनको प्रताड़ना करना, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, क्योंकि जनसंख्या के आधार पर उनकी कभी ताकत इतनी होगी नहीं कि सदन के अंदर कोई नागालैंड का होकर बुलंद अपनी आवाज रखे, कोई अरुणाचल का होकर बुलंद अपनी आवाज रखे, कोई मिजोरम का होकर बुलंद अपनी आवाज रखे। आज भी हमारे भारत देश में कई ऐसे प्रांत हैं जो स्टेटहुड की मांग कर रहे हैं। गोरखा का एक मांग है, सेपरेट स्टेटहुड की मांग कर रहे हैं, और आज जब वो सेपरेट स्टेट होंगे तो उन्हीं की जो जनसंख्या है उनके कारण उनको कमजोर किया जाएगा। तो आपने जो एक विषय है, जिस विषय पर हमारे केसी वेणुगोपाल जी ने कहा कि हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं स्वर्गीय इंदिरा जी, स्वर्गीय अटल जी, उन्होंने पूरे जो हमारी फेडरल बैलेंस है, संतुलन है, उसको बचाने के लिए फ्रीज डाला था पॉपुलेशन सेंसस में 1976 और 2001 में, एक बड़े एक सोच के साथ। आज आप उनसे भी परे हो रहे। आप तो कांग्रेस के स्वर्गीय प्रधानमंत्री इंदिरा जी से तो बड़े अपने आप को समझते हो, आप स्वर्गीय अटल जी से भी अपने आप को बड़े समझते हो, जो एक अटल जी से भी, स्वर्गीय अटल जी से भी अपने आप को बड़े स्टेट्समैन समझते हो। तो जो आज ये पॉपुलेशन की जो बात है, एक संतुलन की बात है, जिसको मैं काफी बारीकी से समझना है, फेडरल स्ट्रक्चर को के बैलेंस को पकड़ने के लिए बहुत सबको साथ, सारे प्रदेशों के मुख्यमंत्री, सारे विभिन्न दलों के साथ बातचीत करनी है। उसको आप महिला आरक्षण के नाम पर सब बुलडोज कर रहे हो। हम दोबारा वो करें, लाइए महिला आरक्षण, हम इसके विरोध में नहीं है, महिला आरक्षण लाइए, लेकिन ये परिसीमन के अकेले और इस परिसीमन के जाल से इसको बाहर निकालिए, सरल करिए, आसान करिए, लागू करिए, ताकि हम सब देख पाए। इससे महिला आरक्षण के द्वारा आप अपने राजनीतिक रोटियों को मत सेकें। मैं दोबारा कोशिश करूंगा कि काफी परिसीमन को लेकर इस देश में गंभीर सवाल उठ रहे हैं, जिस सवालों का जवाब, जिस मसलों का समाधान पूर्व में हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री ने किया है, और काफी एक बारीकी से काफी संतुलन उन्होंने सृष्टि करने में वो सफल हुए। उस संतुलन को आप अपने राजनीतिक रोटी के लिए, अपने राजनीतिक मुनाफा के लिए भारत के उस संतुलन को मत बिगाड़िए। आज भी हम एक, जैसे राहुल जी ने कहा है कई बार, कि हम यूनियन है एक स्टेट्स की। इस यूनियन में चाहे स्टेट की जनसंख्या बड़ी हो या स्टेट की जनसंख्या कम हो, जनसंख्या के आधार पर उनको राजनीतिक रूप से उनकी ताकत को आप कम मत करिए या बढ़ाइए मत, सबको तवज्जो मिले, भारत की जो हमारी अखंडता है वो अमल रहे और भारत हमेशा सशक्त रहे। इसलिए परिसीमन पर गंभीर चर्चा हो और इस प्रकार से बुलडोज ना करे। महिला आरक्षण पर आप उसको इस ढांचे से निकाल एक सरल बिल लाइए, जो आप हमारे सुझाव को कबूल करिए। इसलिए आपने इस प्रकार के गैर संवैधानिक, गैर महिला, गैर जाति जनगणना, गैर जो हमारे संघीय ढांचे के खिलाफ बिल लाने के कारण हम पुरजोर तरीके से इस बिल का विरोध करते हैं। धन्यवाद। तेजस्वी सूर्या।